हेलो दोस्तों, आज हम बीए सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के बारे में कार्टोग्राफी टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। कार्टोग्राफी के मीनिंग, नेचर एंड स्कोप की आज हम जानकारी लेंगे। अगर हिंदी में बोला जाए, अर्थ, प्रकृति और दायरा। कार्टोग्राफी का क्या अर्थ है? ये शब्द फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है, जहाँ इसे कार्टोग्राफी कहते हैं। मेन बात तो पहले ये होगी कि ये शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, कार्टोग्राफी। और आगे क्या है कि जो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ये जो कार्टोग्राफी, ये आगे ग्रीक के दो शब्दों से बना है। कार्टोग्राफी शब्द है जो फ्रांसीसी भाषा का, ये आगे दो ग्रीक शब्दों से बना है, चार्टस और ग्राफिन। चार्टस का अर्थ होता है पेपर या नक्शा, और ग्राफिन का अर्थ होता है लिखना या बनाना। इस प्रकार कार्टोग्राफी शब्द का अर्थ है नक्शा बनाना या पेपर पर लिखना। ठीक है। फिर 19वीं शताब्दी से फ्रांसीसी भाषा का शब्द था जो ये अंग्रेजी भाषा में अपनाया गया, और तब से ये शब्द नक्शा बनाने की प्रक्रिया को वर्णित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कार्टोग्राफी एक विज्ञान और कला है। विज्ञान और कला कैसे? जैसे कि देखो, विज्ञान है साइंस, कला है आर्ट। अगर किसी को आर्ट आता है, ड्राइंग आती है, लेकिन उसको साइंस की नॉलेज नहीं है, तो फिर भी वो कार्टोग्राफी नहीं कर सकता। अगर किसी को साइंस की ही नॉलेज है और उसको ड्राइंग नहीं आती है, ड्राइंग आती है, साइंस की नॉलेज नहीं है, दोनों को बिना ये कार्टोग्राफी करना असंभव है। आगे देखते हैं। कार्टोग्राफी एक विज्ञान है और कला है जिसमें पृथ्वी की सतह को एक नक्शे पर दिखाया जाता है। कार्टोग्राफी करने के लिए क्या क्या जरूरी है? डेटा संग्रह मतलब जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। स्केल होना चाहिए, सिंबल और लेबल, रंग, पैटर्न और सटीकता का मतलब होता है जैसे कि स्ट्रिक्ट की सही जानकारी। इसका मतलब ये है, ये शब्द काफ़ी बार यूज़ होगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि सटीकता आदि का ध्यान रखकर एक सही और अच्छा नक्शा तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसे कार्टोग्राफी कहते हैं। और मानचित्रण की प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, इसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। मानचित्रण की प्रकृति में वही उसके द्वारा ही घूमी जाएगा। मानचित्र एक विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह के आकार, स्थिति और विशेषताओं को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें नक्शे बनाने की विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। नीचे फिर ये बना देना है हमने कि कलात्मक है, कि आर्ट है और साइंस है। ठीक है, वैज्ञानिक पहलू। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। कलात्मक पहलू में क्या आ सकता है? कलात्मक हमने बात की है कि आर्ट हम जैसे ड्राइंग करते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छा दिखे, है ना, अच्छा दिखे, स्पष्ट दिखे। वैसे इसमें कलात्मक है नक्शे के अकॉर्डिंग। मानचित्रण का कलात्मक पहलू नक्शे को आकर्षक और समझने योग्य बनाने पर केंद्रित होता है। इसके पॉइंट्स हैं नक्शे का डिज़ाइन और लेआउट, की नक्शा कैसा दिखेगा। ठीक है। और उपयोगकर्ता मतलब उसे वरतने वाला कैसे उसको समझेगा। इसमें आकार, रंग, प्रतीकों का चयन किया जाता है। बहुत आसान है ये पॉइंट्स, रंगों और प्रतीकों का चयन। ठीक है, रंग और प्रतीकों का ध्यान रखा जाता है कि कौन सा रंग यूज़ किया जाएगा और प्रतीक यूज़ किया जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट आ जाएगा नक्शे की शैली और प्रस्तुति। नक्शे की शैली और प्रस्तुति ये तय करती है कि नक्शा कैसे दिखेगा, उपयोगकर्ता कैसे समझेगा। इसमें नक्शे के फॉन्ट आकार, शैली में फॉन्ट आकार और रंगों का चयन शामिल होता है। नक्शे को आकर्षक और उपयोगकर्ता मित्र बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है कि उसे समझा जाए, जो उपयोग करता है वह उसे समझ सके और फिर आगे अपनी जो उसको काम है वो कर सके। वैज्ञानिक पहलू इसका क्या होता है? वही नक्शे की सटीकता और विश्वसनीयता का मतलब है कि विश्वास, कि हमें नक्शे पर विश्वास हो कि जो बना हुआ है, पर केंद्रित होता है। इसमें निम्नलिखित पॉइंट शामिल हैं। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं? नक्शे के लिए डेटा संग्रह और विश्लेषण। वही बात है कि डेटा संग्रह, जानकारी प्राप्त करना। नक्शे के लिए डेटा संग्रह और विश्लेषण ये तय करता है कि नक्शा कितना सटीक होगा। अगर जानकारी अच्छी होगी तभी तो वो विश्वसनीय होगा ना। इसलिए विभिन्न स्रोतों से डेटा संग्रह और विश्लेषण शामिल होता है। नक्शे के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों और तकनीकों का चयन।
इसमें क्या लिखा हुआ है कि नक्शे के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों और तकनीकों का चयन ये तय करता है कि नक्शा कितना सटीक होगा, ठीक है, और विश्वसनीय होगा। इसमें विभिन्न तरीकों और तकनीकों का, जैसे कि GIS और रिमोट सेंसिंग, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है नक्शे की सटीकता और विश्वसनीयता की जांच करने की, विश्वसनीयता की जांच। नक्शे की सटीकता और विश्वसनीयता की जांच ये तय करती है कि नक्शा कितना सटीक होगा और विश्वसनीय होगा। इसमें नक्शे की जांच और सत्यापन शामिल होता है कि हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है नक्शे के लिए उपयोग किए जाने वाले मानकों और नियमों का पालन। मानक, इसका मतलब ये होता है कि जैसे स्केल, दिशा, प्रतीक, रंग, इन सब का ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और फिर मानचित्रण का हम स्कोप करते हैं, मानचित्रण का दायरा। हम मानचित्रण को दो कलाकारों द्वारा खेले गए एक नाटक की तरह समझ सकते हैं, जैसे कि मानचित्रण बनाने वाला और मानचित्रण का उपयोग करने वाला, दो हो गए ना, जैसे नाटक में होता है वैसे ही मानचित्रण बनाने वाला और मानचित्रण का उपयोग करने वाला। हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि नक्शा बनाने वाला है ना, हमने पहले बात की, व्यक्ति डेटा क्षेत्र से जानकारी चुनता है और उसे मानचित्रण के रूप में प्रस्तुत करता है, जो बनाने वाला है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, उपयोगकर्ता क्या करेगा, उस मानचित्र को देखकर उसमें दी गई जानकारी को समझता है और उस पर प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। इसमें 4 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। मानचित्र बनाने के लिए डेटा संग्रह और चयन करना, डेटा में परिवर्तन करना और उसे सरल बनाना, तथा मानचित्रों की डिजाइन और निर्माण करना, मानचित्र को पढ़ना और देखना, ठीक है। फिर चौथा आ जाएगा जानकारी को समझना और उसकी व्याख्या करना। फिर ऐसे करके एक डायग्राम सी बना देनी है, मैप मेकर, ठीक है, बनाने वाला, फिर यूज करने वाला, डेटा और मैप, इससे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। और फिर मानचित्रण की शाखाएं, कौन सी शाखाएं हैं, 3 शाखाएं वैसे मेन है, सैद्धांतिक, विश्लेषणात्मक और प्रायोगिक। और इसकी हम नेक्स्ट उप शाखाएं के बारे में अब देखेंगे। अब इसकी उप शाखाएं हैं, अब हम उप शाखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एयरोस्पेस मतलब अंतरिक्ष से जुड़े हुए मानचित्रण, पत्रकारिता मतलब पत्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले, ठीक है, भौगोलिक, भूगोल से जुड़े मानचित्रण, नक्शे मतलब विषयगत मतलब किसी खास विषय के मानचित्रण, सांख्यिकीय आंकड़ों, डेटा जिस पे आधारित हो, ठीक है, वैज्ञानिक जो वैज्ञानिकों द्वारा यूज किए जाते हैं, जो हाल ही में वर्षा से ज़्यादा विकसित हुए थे। अब आ जाएगा जो 3 हमने बात की थी, सैद्धांतिक, विश्लेषणात्मक और प्रायोगिक। अब हम सैद्धांतिक मानचित्रण के बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त करेंगे। इसमें क्या क्या शामिल होता है, ये मानचित्रण का विचारों, नियमों और सिद्धांतों, ये वाला हिस्सा है। इसमें ये देखा जाता है कि मानचित्रण कैसे होगा, उसमें कौन कौन सी जानकारी दी होगी और सुंदर, स्पष्ट होना चाहिए, सही तरीके से प्रस्तुत किया होना चाहिए। मानचित्रण के लिए नियम और सिद्धांत बनाना, ठीक है, डिज़ाइन की जांच करना, सुधारना, जानकारी को कैसे दिखाना, सिंबल्स में, कलर में, लाइन में, ये तय करना, ठीक है। मानकों और नियमों को विकसित करना, मानकों वही जो हमने बताया था, रंग, प्रतीक, ग्रिड, वो सब होता है। अब नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक मानचित्रण। ये मानचित्रण विश्लेषणात्मक मतलब गणित, विज्ञान और आंकड़ों पर आधारित होता है ये, ठीक है। इसके 4 पॉइंट्स नीचे हैं। आंकड़ों और तथ्यों का विश्लेषण करता है, नीति और योजना बनाने में मदद करता है। जनसंख्या, जैसे कि ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए ये है जनसंख्या वितरण का मानचित्रण, जैसे जनसंख्या के अनुसार, ठीक है, ये नक्शे जनसंख्या के आधारित भी बनाए जाते हैं ना, तो ये वो आ जाएगा इसमें। प्रायोगिक मानचित्रण में क्या आ जाएगा कि ये मानचित्रण वास्तविक स्थानों और संसाधनों को दिखाकर दैनिक जीवन और प्रशासन में उपयोग किए जाते हैं, कि दैनिक जीवन मतलब डेली जीवन, ठीक है, और प्रशासन में उपयोग किए जाते हैं। इसमें पॉइंट्स में आ जाएगा वास्तविक स्थानों और संसाधनों को दिखाया जाता है, प्रशासन और दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं, सड़क, जल स्रोत, ये दैनिक जीवन वाला है, ठीक है, मतलब ये प्रायोगिक में आएगा, प्रशासन और दैनिक जीवन दोनों ही ये उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि दैनिक जीवन में आ जाता है सड़क बनाना, जल स्रोत, है ना, नगर योजना आदि में काम आता है, और वास्तविक डेटा पर आधारित होता है और व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में मदद करता है। अब ये यहाँ तक खत्म हो गया है, और अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे मानचित्रण के उपयोग। मानचित्रण मतलब कि
और इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, ये अब इसकी समरी सी है एक तरीके की, लेकिन ये बहुत आसान है। मानचित्रण एक ऐसा साधन है जो पृथ्वी पर स्थित स्थानों, देशों, शहरों, नदियों और पहाड़ों को दिखाने में मदद करता है। इसका उपयोग केवल स्थान पता करने के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा, शोध, योजना, विकास, सैन्य कार्य, और सैन्य कार्य मतलब मिलिट्री, आर्मी में, अन्य कई कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मानचित्रण हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, ठीक है, व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थानों का पता लगाने के लिए, ठीक है, सही स्थान का, आसपास के क्षेत्रों का। फिर शिक्षा, शोध, मतलब शिक्षा में क्या होता है कि मानचित्रण, जैसे भूगोल हम पढ़ते हैं, अन्य विषयों की पढ़ाई और शोध करने के लिए। शोध होता है कि खोज करने के लिए, ठीक है। और योजना और विकास, सड़क, ये योजना में आ जाएगा ना, सड़क और योजना विकास में, सड़क, जल स्रोत और अन्य विकास योजना के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब आ जाएगा 4th पॉइंट, सैन्य संचालन। सैन्य मतलब वही मैंने बताया, मिलिट्री, आर्मी। सैन्य अभियान और रणनीतियों के लिए मानचित्रण आवश्यक होते हैं। और अन्य उपयोग कैसे हो सकते हैं, जैसे यात्रा, पर्यटन मतलब जैसे टूरिस्ट, ठीक है, मौसम पूर्वानुमान, प्रकृति संसाधनों के अध्ययन आदि में भी मानचित्रण का प्रयोग किया जाता है। अन्य उपयोग जैसे यात्रा, पर्यटन, ठीक है, पर्यटन मतलब टूरिस्ट होते हैं जो, टूरिज्म, और मौसम का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा नहीं मतलब नक्शे पर दिखाया जाता है, ठीक है। अन्य उपयोग इसके ये आ जाते हैं और ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।